ओके, आज पढ़ रहे हैं हम पहले सबसे पहले कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं? तो जैसे मैंने लिखा, एक फंक्शन है एफ डिफाइंड ए टू बी और एक जी फंक्शन मान लेते हैं बी टू सी। अगर मैं पूछूं आपसे एफ का डोमेन कितना है तो बताओगे बेटा? एफ का डोमेन क्या होगा? कौन सा सेट होगा? ए सेट होगा, राइट? यस सर। और अगर मैं आपको बोलूं कि कोडोमेन क्या होगा एफ का, तो आप बोलोगे बी। और जो रेंज होगा वो क्या होगा एफ का? रेंज होगा वो कोडोमेन का, जो बी है उसका क्या होगा? सबसेट होगा। ऐसी ऐसी जी के लिए क्या होगा? जो डोमेन है वो बी सेट होगा और जो कोडोमेन है वो सी है जी का, लेकिन जो रेंज होगा जी का वो क्या होगा? सी का सबसेट होगा। ठीक है, ये तो अभी तक हमने सीखा था। अच्छा, अब मैंने क्या करा, फंक्शन ऐसे निकाला कि ए सेट से बी और बी से सी। मैंने क्या किया, ए सेट से कोई इनपुट लिया, ए सेट से क्या लिया? इनपुट लिया एक्स, और उससे आउटपुट आ गया किसमें? बी सेट में फंक्शन। ठीक है, तो यही हमारा एफ फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी, है ना? और जो जी फंक्शन है वो कहां से कहां है? बी से सी है। तो जो जी फंक्शन होगा वो बी टू सी डिफाइंड है। तो यानी कि आप बी से कोई इनपुट लोगे और सी में आप उसका एक आउटपुट दे दोगे। ये बात क्लियर है? अब मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, कैसे? उसको मैं बोल दिया जी ओ एफ, गॉफ बोल दिया इसको, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। इसको ऐसे भी बोल देते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे भी लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये देखो, इस फंक्शन का मतलब क्या है गॉफ लिखने का? यही कॉम्पोजिट फंक्शन है। कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन का भी फंक्शन ले लिया हमने। मतलब क्या करा, जो एफ एक्स था वो इनपुट बना दिया किसके लिए? जी फंक्शन के लिए। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैंने एक्स लिया कहां से? ए से लिया, ठीक है, और उसका आउटपुट कहां आ गया? बी में आ गया, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू आ गई होगी बी में, कुछ भी, ठीक है। अब वो जो बी सेट में एफ एक्स की वैल्यू आई है उसको मैंने इनपुट बना दिया और जी फंक्शन का एक आउटपुट दे दिया कहां पर? सी में। आई बात समझ में? क्लियर है भाई? सभी को आया बेटा समझ में कि हमने क्या किया? एक एफ फंक्शन डिफाइन किया ए टू बी और जी फंक्शन डिफाइन किया बी टू सी। जो हमने इनपुट लिया एफ एक्स में, एक्स जो इनपुट लिया वो ए सेट से लिया, उसका आउटपुट बी सेट में दिखा दिया जो भी आया। फिर जो बी सेट में आउटपुट आया एफ एक्स, वो इनपुट बना दिया जी फंक्शन के लिए और उसका आउटपुट सी फंक्शन में दिखा दिया। इसको बोलते हैं हम जी ऑफ एफ एक्स या गॉफ भी बोल देते हैं, और कभी कभी गॉफ के आगे एक्स भी लिख देते हैं। ये की बात है सारी। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। अभी कुछ क्वेश्चन भी करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे निकालना, बट बेसिक ये समझो कि हमने क्या किया, एक्स इनपुट उठाया ए से, फंक्शन का आउटपुट एफ एक्स निकाल दिया बी सेट में, इमेज आ गई उसकी। अब जो एफ एक्स आया आपका आंसर, जो आउटपुट आया, उसको इनपुट बना दिया किसके लिए? जी फंक्शन के लिए, जो कि बी से सी डिफाइंड है। मतलब बेसिकली जो आउटपुट आया एफ का, वो एक तरह से इनपुट बना दिया जी वाले फंक्शन के लिए और उसका आउटपुट सी वाले सेट में दिखा दिया। ये कर रहे हैं, क्लियर है? तो अब इसमें बात क्या याद रखनी है? छोटी छोटी क्या बात याद रखनी? पहली बात, जो अगर मैं अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं डोमेन निकालता हूं एफ फंक्शन का तो वो क्या है बताओ? डोमेन ऑफ एफ फंक्शन कितना होगा भाई? ए सेट होगा, राइट? ए सेट होगा, राइट? और जो जी फंक्शन है उसका डोमेन क्या है? बी सेट होगा, राइट? ये क्लियर है? ये ठीक है? तो अब अगर मैं ये जो मैंने गॉफ डिफाइन किया है जी ऑफ एफ एक्स, अगर मैं इसका मैं आपसे पूछता हूं कि इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? कोई बताएगा इसका डोमेन क्या होगा? इसका जो डोमेन होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप जो इनपुट ले रहे हो वो एक्स कहां से ले रहे हो? ए सेट से ले रहे हो, तो उसका जो डोमेन होगा वो इक्वल या सबसेट होगा किसका? जो डोमेन एफ एक्स का था। एफ एक्स का मतलब डोमेन हो गया ए सेट, है ना? तो बेसिकली आप सोच के देखो कि जब आप जी एफ एक्स डिफाइन करते हो तो उसका जो इनपुट आपने लिया है वो आप ए सेट से लोगे, और ए सेट कहां से, किसका डोमेन था? एफ एक्स का डोमेन था, तो उसका सबसेट या इक्वल ही होगा। ये बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि अगर आपने बाहर से ले लिया, हाँ देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक ए सेट से बी सेट में फंक्शन एफ डिफाइन किया और जी फंक्शन डिफाइन किया बी से सी सेट में, ठीक है? तो जो इनपुट मैंने लिया एफ एक्स के लिए, एक्स इनपुट लिया, वो ए सेट से लिया और उसका आउटपुट आ गया बी सेट में, और फिर बी वाले सेट में जो आउटपुट आया एफ एक्स का, उसको इनपुट बना दिया जी वाले फंक्शन के लिए और सी में उसका आउटपुट दिखा दिया, रिलेट कर दिया। तो ये जो आंसर आएगा जी ऑफ एफ एक्स, ये हमारा इस तरह से ए टू सी आएगा। तो जो गॉफ होगा डिफाइन वो क्या होगा? ए टू सी डिफाइन होगा। क्लियर है?
तो अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो डोमेन होगा गॉफ का या जी ऑफ एफ एक्स, एक ही बात है, उसका जो डोमेन होगा वो सबसेट या इक्वल होगा किसके, एफ एक्स के डोमेन के, और जो रेंज होगा आर फॉर रेंज जी ऑफ एफ एक्स वो क्या होगा, वो सबसेट या इक्वल होगा किसके बताओ, जो जी वाला फंक्शन था उसके रेंज के, या सबसेट होगा या इक्वल होगा। क्योंकि आप देखो ना जो आंसर आया फाइनल वो सी से आ रहा है, जो इनपुट लिया जा रहा है वो ए से लिया जा रहा है। ये बात समझ में आई, गॉफ फंक्शन में आपका इनपुट ए से लिया जा रहा है, आउटपुट कहां से आएगा, सी फंक्शन से आएगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन है उसमें तो एफ एक्स का डोमेन क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, यानी गॉफ को डिफाइन करने में। और जो रेंज निकालेंगे उसमें जी वाले फंक्शन का रेंज सबसेट होगा या इक्वल होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो अब मैंने अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया लेट्स से, मैंने फंक्शन दे दिया आपको, एफ एक्स दिया हुआ है लेट्स से एक्स प्लस वन, और जी एक्स एक फंक्शन गिवन है लेट्स से जी एक्स लिखते हैं साइन एक्स। तो कोई मुझे बताएगा, मान लो ये डिफाइंड है किसी भी लाइक ए टू बी या बी टू सी में, या रियल नंबर से रियल नंबर। तो अब मुझे कोई बताएगा कि अगर मैं कहता हूं इसका फॉग निकालो, तो फॉग क्या होगा, फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, या पहले चलो गॉफ ही निकाल देते हैं। गॉफ कैसे डिफाइन करेंगे, तो गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, ये मतलब होता है इसका। तो आप क्या करोगे, पहले जी ऑफ एफ एक्स निकालने से पहले जी और एफ एक्स की वैल्यू रख दो। एफ एक्स कितना है भाई, एक्स प्लस वन है ना। अब आप एक चीज सोचो, अगर मैं आपसे ये पूछता इस वाले फंक्शन के लिए जी पाई बाय टू बताओ, तो आप क्या करते, एक्स की जगह साइन में साइन पाई बाय टू रख देते ना, यही करते ना, और आंसर आ जाता आपका वन है ना, यही करते ना। तो अब सोचो, अब आपका जी के अंदर जो इनपुट लिखा हुआ वो एक्स ने लिखा हुआ, वो चेंज होकर क्या बन गया, एफ एक्स की वैल्यू रख दी हमने, एक्स प्लस वन बन गया। तो अब आप क्या करोगे, जी एक्स में जहां पर भी एक्स लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दोगे किससे, एक्स प्लस वन से। तो क्या आंसर हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वन, यही आएगा ना। क्लियर है बेटा? Yes, sir. बस। और अगर मैं इसी तरह से बोलता, गॉफ तो मैंने लिख दिया, अब मान लो मैं फॉग बोल दूं, फॉग का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स, है ना, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स में क्या करेंगे, एफ एज इट इज रखा, जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, जी एक्स कितना है भाई, साइन एक्स है। अच्छा, अब एफ एक्स में एक्स को रिप्लेस करना है किससे, एक्स को रिप्लेस करना है साइन एक्स से। तो एक्स एफ एक्स की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, एक्स प्लस वन, तो जहां पर एक्स लिखा हुआ है वहां पे बस साइन एक्स लिख दो, खत्म। आया समझे? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. फिर मैंने आगे बोल दिया फॉफ निकालो, एफ ऑफ एफ, यानी इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स हो गया मतलब इसका। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ लिखा, एफ एक्स की वैल्यू रख दी एक्स प्लस वन, फिर हमने क्या करा, एफ एक्स में जहां पर एक्स लिखा हुआ है वहां पर एक्स प्लस वन लिखना है, मतलब एक्स प्लस वन और फिर प्लस वन, तो क्या आएगा, एक्स प्लस टू आ गया। इसी तरह से अगर मैं बोलूं जी और जी निकालू, तो इसका मतलब हो गया जी ऑफ जी एक्स, तो इसका मतलब होगा जी, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। तो जी एक्स में जहां पर एक्स लिखा हुआ था, जहां पर एक्स लिखा हुआ था वहां पर साइन एक्स रखना है, तो क्या लिखोगे, साइन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। आएगा समझ में? क्लियर? Yes, sir. मेरे बेटा सभी को? तो इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है, ये समझ में आया? इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन का भी फंक्शन लगा दिया हमने, इसको बोलेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन। फॉफ, फॉग, गॉफ। अच्छा, दो की जगह तीन बार ऐसे भी आ सकता है, मान लो ऐसे कर दे, एफ ऑफ जी, ऐसे लिख दिया, एफ ऑफ एफ ऐसे बोल दिया, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एफ, यानी कि इसका मतलब हो गया एफ ऑफ एफ एक्स, है ना। तो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू अंदर रख दो, कितनी है, कितनी थी भाई, एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स प्लस वन, तो रख दो एक्स प्लस वन, ठीक है। फिर एफ ऑफ एफ एक्स वन, एफ एक्स प्लस वन कितना आएगा, इसकी वैल्यू सिर्फ अंदर वाले की, ये हमने ऊपर निकाली थी अभी, कितनी आई थी, एक्स प्लस टू आई थी। अच्छा, फिर एफ एक्स में दोबारा एक्स की जगह एक्स प्लस टू रखना है, तो वहां क्या आएगा, एक्स प्लस टू एक्स की जगह, और प्लस वन तो चल ही रहा था, तो आंसर आ गया एक्स प्लस थ्री। समझ में? क्लियर है भाई? Yes, sir. एक क्वेश्चन दिया, अगर एफ एक्स दे रखा है हमें टू एक्स प्लस फाइव, और जी एक्स हमें दे रखा है लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये दिए हुए टू बी टू लेट्स से बी टू रियल फंक्शन, रियल फंक्शन मतलब इनका जो आंसर होगा वो रियल है वैल्यू, देन डिस्क्राइब, आपको बताना है डिस्क्राइब पहला
फॉग निकाल के बताओ क्या आएगा। फॉग क्या होगा, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो वो क्या आएगा, एफ एज इज रखा, जी एक्स की जगह क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दिया। फिर क्या करेंगे, एफ एक्स में क्या करते हैं, सर एफ की वैल्यू नहीं वो तो 2 एज इट इज, और एक्स की जगह क्या रख देंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख देंगे, राइट। तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दिया और प्लस 5 एज इट इज, तो ये आ गया हमारा फॉग, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, है ना। अच्छा, फिर मैंने बोला इसी का गॉफ भी निकाल दो, तो g ऑफ एफ एक्स ऐसे, तो इसमें कैसे निकालेंगे, g एज इट इज रखा, एफ एक्स की वैल्यू रख दी कितनी है, 2x प्लस 5, और फिर gx में जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर ये रखना है 2x प्लस 5, तो यानी कि 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको ओपन कर लो या ऐसे छोड़ दो, ठीक है। फिर मैंने पूछा आपसे एफ स्क्वायर निकालो, अब इसका मतलब क्या है, एफ स्क्वायर आ गया। अब एफ स्क्वायर का मतलब होता है एफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स, ये निकालना है। एफ स्क्वायर का मतलब फंक्शन का स्क्वायर, मतलब एफ एक्स इंटू एफ एक्स, तो क्या आएगा 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5, मतलब 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, है ना, यही आएगा ना। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, क्या इज एफ स्क्वायर इज इक्वल टू फॉफ, क्या जो एफ स्क्वायर होगा वो एफ ऑफ एफ एक्स के इक्वल होगा, ये बता दो, यस और नो, बिना सॉल्व करे। नो सर। नहीं होगा, क्योंकि एफ स्क्वायर का मतलब है, एफ स्क्वायर का मतलब है एफ एक्स इंटू एफ एक्स कर रहे हो, लेकिन जब एफ ऑफ एफ एक्स निकालोगे तो उसका मतलब ऐसे हो गया, ये सेम बात नहीं है, निकाल के भी देख लो। एफ ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2x प्लस 5, अब आपको x की जगह पे 2x प्लस 5 लिखना है, तो ये 2x प्लस 5 प्लस 5, ये तो हमने करा ही था, नहीं करा था, अच्छा चलो कर देते हैं। 4x प्लस कितना आएगा, 10 प्लस 5 15, और ये कितना आया था, ये आया था 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, साफ दिख रहा है ना, इक्वल नहीं है ना भाई, क्लियर है, यस तो सर। ये इक्वल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने अगर ऐसे बोल दिया इसी में एफ ऑफ एफ और आगे लिख दिया 1, अब क्या करोगे, तो आपने पहले एफ ऑफ एफ एक्स निकाल दिया, कितना आया 4x प्लस 15, तो उसमें बस आपको क्या करना है, x की वैल्यू सिर्फ 1 पुट करनी है और कुछ नहीं करना, क्लियर है, ठीक है। Yes, एफ sir. ऑफ एफ आगे 1 लिख दिया, तो बस इनपुट की वैल्यू आपको क्या करना है, x की वैल्यू रिप्लेस करके 1 लिख दो, दैट्स इट, तो 19 आपका आंसर आ गया। समझ आया सभी को, Yes, sir. यस सर। ओके। नेक्स्ट है, लेट्स से क्वेश्चन दे दिया, अच्छा तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन समझ में आया सभी को, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं बेटा, No, बताओ। sir. चलो एक थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है, लेट्स से साइन एक्स, और जी एक्स दे रखा है लेट्स से लॉग ई बेस एक्स, नेचुरल लॉग एक्स दे रखा है, और बोला है फाइंड करना है एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, मतलब फॉग निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, और दूसरा निकालना है, सेकंड निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, मतलब ऑफ, तो पहला वाला बताओ कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, जी एक्स की वैल्यू है लॉग ई बेस एक्स, और अब आप क्या करोगे, एफ एक्स में जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर क्या लिख दोगे, साइन लॉग ई बेस एक्स, है ना, ऐसे लिख दोगे ना, ये ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, मैंने आगे क्वेश्चन ऐड कर दिया, ऑल एंड ऑल्सो, एंड मैंने क्वेश्चन आगे ऐड कर रहा हूं, ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, मैं कह रहा हूं इनकी डोमेन और रेंज भी निकाल के दिखाओ जो अभी तक हमने सीखे हैं, तो मतलब बेसिकली जब डोमेन रेंज कह देगा वो, तब तो तुम्हारा एक तरह से वो क्या हो गया, अब ये एक क्वेश्चन बन गया साइन लॉग ई बेस एक्स, और इसका डोमेन और रेंज निकालना जो हम पहले करते थे वही वाला क्वेश्चन बन जाएगा बेसिकली। तो अगर मैं कहता हूं कि इसका अगर डोमेन निकालना है साइन लॉग ई बेस एक्स, तो आपको पता है ये वाला फंक्शन डिफाइंड ही तब होगा जब, बताओ क्या होगा, इसका डोमेन निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, जो एक्स है वो क्या होना चाहिए, याद है, जो एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले साइन के अंदर लिखा हुआ है एंगल वाला पार्ट लॉग ई बेस एक्स, तो मुझे एक चीज बताओ, साइन के अंदर क्या लिखा है वो मैटर करता है, या कुछ भी होगा आंसर आ जाएगा, जैसे लॉग ई बेस एक्स लिखा हुआ है, अब मुझे कोई बताएगा लॉग ई बेस एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता था, कोई बताएगा, ग्राफ भूल गए, कैसा चलता था इसका ग्राफ, याद आ रहा है, लॉग ई बेस एक्स का ग्राफ कैसे आता था, एक्स की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो 1 0 आएगा ना, याद है,
और फिर क्या होता था, अगर x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो आंसर बढ़ता जाएगा, और x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव या 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 0 भी नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे कैसे चलेगा ये ग्राफ, याद है? कुछ ऐसा आता था, याद है? Yes, sir. याद आ गया? ठीक है, मतलब रेंज आपको समझ में आ रहा है इसका, कहां से कहां तक है? माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी सारी वैल्यूज देगा ही। और x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से लेकर 0 बड़ी है ना, 0 से बड़ी होनी चाहिए बस, है ना, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 ओपन है ना, ये बात ठीक है? तो अब मुझे एक चीज बताओ, अभी मैंने पीछे कुछ बताया था आपको, चलो पहले डोमेन रेंज पे आते हैं दोबारा। साइन ऑफ लॉग ई बेस एक्स, इसका आपको कहा है डोमेन भी निकालो रेंज भी निकालो। मैं क्वेश्चन अलग से लिख देता हूँ, हमारा आंसर आ गया, इसको एच एक्स मान लेता हूँ, जो हमारा आंसर आया ना इसको एच एक्स मान लेता हूँ। साइन क्या है? लॉग ई बेस एक्स, और मैं कह रहा हूँ इसका डोमेन भी निकालो और मैं कह रहा हूँ इसका रेंज भी निकालो। तो जब डोमेन निकालेंगे, हमने सोचा पहले कि डोमेन निकालने के लिए पहले मैंने देखा साइन के अंदर जो लिखा हुआ है ये लॉग ई बेस एक्स, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी है ना, और यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एवरी रियल नंबर। तो मुझे ये पता है कि साइन जो होता है एक्स, चाहे कोई सा भी रियल नंबर हो, वो सभी के लिए डिफाइंड होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि लॉग ई बेस एक्स से मान लो वैल्यू आ जाती है -100 और साइन -100 निकाल ही नहीं सकते, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। निकल जाएगी ना वैल्यू? यस Yes, sir. और मैंने पीछे तुम्हें फॉर्मूला भी कुछ लिखवाया था, याद हो तो, कि जब मैं कॉम्पोजिट फंक्शन बता रहा था स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे ये लिखवाया था मैंने कहा था कि जो कॉम्पोजिट फंक्शन निकालते हैं g ऑफ एफ एक्स, उसमें जो आपका डोमेन होता है ना, मतलब इस पूरे फंक्शन का जो डोमेन होगा वो बेसिकली अंदर वाला जो फंक्शन होता है, मतलब g के अंदर जो लिखा हुआ है फंक्शन एफ एक्स, उसी का डोमेन होता है या सबसेट होता है उसका। ये बात समझ में? या तो इक्वल होगा या उससे उसके सबसेट होगा, उससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि आप वैल्यूज जो लोगे एक्स की वो भी एफ एक्स जहां से डिफाइंड था ए सेट से वहीं से लोगे, बाहर से तो लोगे नहीं, तो अदरवाइज डिफाइंड ही नहीं होगा एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एफ एक्स है, बता दो मुझे कौन है? यहाँ पर हमारा एफ एक्स जो है वो कौन है? लॉग ई बेस एक्स है। तो एफ एक्स अगर लॉग ई बेस एक्स है तो एक्स उसका क्या है? एक तरह से इनपुट है। तो एक्स की वैल्यूज हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, बताएगा कोई? क्योंकि सारी बातें मतलब एक्स पे डिपेंड करेगी, क्योंकि साइन लॉग ई बेस एक्स तभी डिफाइंड होगा जब लॉग ई बेस एक्स डिफाइंड होगा। तो लॉग ई बेस एक्स का जो डोमेन है वो बता दो क्या है, क्या होता है? अगर मुझे लॉग ई बेस एक्स डिफाइन करना है तो एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से बड़ी ना, यही बोलोगे ना? बोलो भाई। सर तो आपका इसका भी डोमेन क्या होगा? इसका भी डोमेन क्या होगा? x ग्रेटर देन 0, या ये कह दूं 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है? यस सर ये बात समझ में आई सभी को? मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा? बोलो Yes, नहीं बोलो। sir. तो हमने डोमेन निकाल दिया, क्या होगा? 0 से लेकर इन्फिनिटी होगा। किसका? ये किसका निकाला हमने डोमेन? ये निकाला हमने एफ ऑफ जी एक्स का निकाल दिया। ठीक है, अब रेंज भी बता दो। रेंज मतलब आंसर कहां से कहां तक आएगा? सबसे पहले मुझे ये पता है रेंज निकालने के लिए लॉग ई बेस एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी सब जाएगा, है ना? ठीक है, सारे रियल नंबर आएंगे। फिर साइन की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? साइन अगर लॉग ई बेस एक्स लिखा है, ये कहां से कहां तक आएगा बताओ? सर पॉजिटिव ही नहीं नहीं नहीं, साइन ले लिया मतलब देखो लॉग ई बेस एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब हर रियल नंबर। तो हर रियल नंबर के लिए जब साइन लेंगे यार, साइन तो कहीं -1 से 1 के बियॉन्ड कभी जाता ही नहीं है, तो कहां से कहां तक रहेगा भाई? Sir, -1 माइनस, to 1. हाँ, तो हमारा आंसर -1 से 1 ही के बीच में तो रहेगा भाई। रेंज आया समझ में? क्लियर हुआ? यस सर Yes, sir. अब आप Yes, अब आप sir. देख लो, अब आप एक चीज देख लो, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, अब फिर उसी पे आता हूं मैं दोबारा। देखो ये हमने क्या निकाला है? फॉग निकाला है। फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स, है ना? तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था अगर आप एफ ऑफ जी एक्स निकाल रहे हो, तो मैंने कहा था जो डोमेन होगा इसका जो डोमेन होगा, मैंने कहा था वो सबसेट होगा या इक्वल होगा किसकी? डोमेन ऑफ अंदर वाले फंक्शन के। अंदर वाला फंक्शन क्या है? जी एक्स। तो मुझे पहले कुछ जी एक्स फंक्शन का बताएगा डोमेन क्या था? जी एक्स क्या था हमारा? जी एक्स हमारा ये था। इसका डोमेन क्या था? इसका डोमेन निकालोगे तो आप यही कहोगे एक्स ग्रेटर देन 0। तो हमारा यहाँ पर भी क्या आ रहा है आंसर? हमारा यहाँ पर भी वही आ रहा है, एक्स ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है। या तो इक्वल आएगा या सबसेट होगा। यहाँ पर तो इक्वल ही आ गया। फिर मैंने रेंज बोला था, इसका जब रेंज निकालेंगे, रेंज निकाल दिया हमने एफ ऑफ जी एक्स का, तो मैंने रेंज बोला था सबसेट या इक्वल होगा किसकी? किस वाले की रेंज की बताओ? बाहर वाले फंक्शन की। जो बाहर वाला फंक्शन है वो यहाँ पर क्या है? एफ एक्स है ना? क्या बात समझ में आई? जो डोमेन होता है वो सबसेट होता है अंदर वाले फंक्शन के, और जो रेंज होगा कॉम्पोजिट फंक्शन का वो सबसेट या इक्वल होगा बाहर वाले फंक्शन के।
तो एफ एक्स हमारा क्या था, एफ एक्स हमारा था साइन एक्स। अब साइन एक्स का तो तुम्हें रेंज पता है क्या होता है, -1 से 1 ही तो होता है ना। तो क्या आंसर आया, वही तो आ रहा है, -1 से 1। क्लियर है, Yes, sir. समझ में आया बेटा सभी को क्या करा मैंने। मतलब अगर देखो मैं डोमेन रेंज की बात करूं तो डोमेन रेंज तुम कॉम्पोजिट फंक्शन लिखने के बाद बिल्कुल जो हमने पहले इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं डोमेन रेंज के, उनसे रिलेटेड आप खुद निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं वो जो पीछे बात बताई उसको लिंक कर रहा हूँ कि देखो जब आप कॉम्पोजिट फंक्शन का, आप ये याद रखो जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसको भूल जाओ, क्योंकि कभी गॉफ बोलेगा, कभी फॉग बोलेगा, कभी फॉफ बोलेगा। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मैंने कुछ ऐसा बोला था कि जब आप डोमेन निकालते हो कॉम्पोजिट फंक्शन का, तो जब डोमेन निकालेंगे वो सबसेट होगा या इक्वल टू होगा अंदर जो लिखा हुआ है अंदर वाले फंक्शन के। देखो यहाँ पे वो ईच फंक्शन है, जब मैंने गॉफ लिखा है जी ऑफ एफ एक्स, तो मैंने जो डोमेन बोला है उसका वो लिखा है सबसेट या इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ एक्स, मतलब अंदर वाले फंक्शन के डोमेन के सबसेट के इक्वल होगा या इक्वल होगा। और जो रेंज निकालेंगे उसका वो बाहर वाले फंक्शन के हिसाब से जो सबसेट होगा उस वाले के रेंज के इक्वल आएगा। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। तो कॉम्पोजिट फंक्शन में डोमेन तो अंदर वाले फंक्शन के हिसाब से आएगा, उसके सबसेट के मतलब सबसेट होगा उसका या फिर इक्वल होगा, और जो रेंज होगा कॉम्पोजिट फंक्शन का वो बाहर वाले फंक्शन का जो रेंज था उसके इक्वल या उसके सबसेट के इक्वल। याद रहेगा, यस सर। तो ये याद रखने का तरीका हो गया। ठीक है, बाकी डोमेन रेंज कॉम्पोजिट फंक्शन लिखना तो आ गया तुम्हें, कैसे लिखते हैं, मतलब वो इनपुट चेंज कर देते हैं बस, और कुछ नहीं है। और डोमेन रेंज अगर निकालना हो तो वो तो जैसे हम पहले क्वेश्चन करते थे वैसा ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इस बार मैंने उल्टा कर देता हूँ, इस बार उल्टा कर देता हूँ। इस बार क्या कर देता हूँ, इस बार एफ एक्स था हमारा कितना, क्या था भाई, एफ एक्स हमारा साइन था, और जी एक्स हमारा था लॉग ई बेस एक्स। इस बार मैंने फॉग निकाला था ना, इस बार गॉफ निकालते हैं। चलो गॉफ कैसे लिखोगे आप, जी ऑफ एफ एक्स, क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स के लिए साइन एक्स है, और आप क्या करोगे बता दो क्या लिखूं, जी ऑफ साइन एक्स क्या लिख दूं वैल्यू इसकी, लॉग साइन ई एक्स। बेस साइन एक्स है ना, लॉग ई बेस साइन एक्स है ना, ये लिखेंगे ना, ये ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अब फिर मैंने आपको फिर वही क्वेश्चन दे दिया, कह दिया कि भाई इसका भी निकालो क्या, फाइंड डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स एंड रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। डोमेन भी निकालनी है, रेंज भी निकालना है। तो फिर वही आ गया क्वेश्चन कि अब इसको अगर आप इसका डोमेन निकाल रहे हो तो अंदर वाले, पहले अंदर वाला डिफाइन कहां पे होगा, साइन एक्स जो है वो कहां पे डिफाइंड होता है भाई, साइन एक्स तो एक्स की वैल्यू हर वैल्यू पे डिफाइंड होता है ना, ये बात ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, जो मैंने पीछे लिखा था, अब जिस बच्चे ने ये ध्यान नहीं दिया कि मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है सबसेट या इक्वल। सबसेट या इक्वल का मतलब है इक्वल भी आ सकता है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हो गया, इस वाले में तो इक्वल ही आ गया ना, क्योंकि जो लॉग ई बेस एक्स का डोमेन था वही हमारा, जो इसका कॉम्पोजिट फंक्शन था फॉग, उसका भी वही डोमेन आ गया, और रेंज जो साइन एक्स का था वही हमारा फॉग का भी रेंज आ गया। लेकिन मैंने यहां पर लिखा हुआ था सबसेट या इक्वल, यहां तो इक्वल टू आ गया। अब देखो क्या होगा, अगर आप कहते हो कि साइन एक्स का जो डोमेन है अंदर वाले फंक्शन के हिसाब से अगर आप डोमेन निकालोगे तो आप कहोगे साइन एक्स का डोमेन जो होता है वो क्या होता है, हर रियल नंबर होता है। पर अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर हर रियल नंबर ले लूं तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि साइन एक्स किसी वैल्यूज के लिए, एक्स की किसी वैल्यूज के लिए क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू दे देगा। लेकिन फिर लॉग तो डिफाइंड ही नहीं होता नेगेटिव पर, याद है भाई, लॉग तो डिफाइन तभी होगा जब एक्स जो अंदर लिखा होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, याद है। बोलो बोलो, क्लियर है सभी को। यस सर। Yes, sir. अब फिर मैं साइन एक्स की वैल्यूज कौन सी ऐसी लूं जहां से मेरा लॉग ई बेस एक्स डिफाइन हो जाए। तो मैंने देखा साइन एक्स की वैल्यूज चलती कैसे हैं, साइन एक्स का ग्राफ याद है किसी को, साइन एक्स का भाई, साइन एक्स की वैल्यू मतलब ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ऐसी वैल्यूज लेनी है, मतलब यही होगा ना। अगर ये आपको निकालना है तो इसके लिए आपको साइन एक्स क्या रखना है, ग्रेटर देन 0 रखना है। अब साइन एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया, कैसे समझे भाई, साइन एक्स तो बहुत जगह पे ग्रेटर देन 0 होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है ना, ऐसे ही चलता है ना। यस सर। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बेटा ग्राफ का, साइन एक्स का कॉस एक्स है ना, ये तो पता होंगी। अच्छा, साइन एक्स की वैल्यू अब आपको दिख रही होगी पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे आ रही है, देखो भाई ये वाली वैल्यूज ही तो पॉजिटिव है, ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ऐसे जो ऊपर ऊपर आएगा ये वाला पार्ट तो लोगे। तो एक्स की वैल्यू सिर्फ यही वाली लेनी है जहां पर साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव वैल्यू दे। Positive. अब ये तो अनलिमिटेड है भाई, ये कोई ये बीच बीच में ब्रेक होके आ रही है, मतलब बीच में आता है फिर ब्रेक हो जाता है, फिर बीच में आता है, इस तरह से आ रहा है। तो यानी कि जैसे ये 0 है, ये क्या हो जाता है, पाई हो जाता है, याद है ना, ये पाई/2 होता था, ये 3π/2 होता था, फिर क्या हो जाता था 2π, फिर 5π/2, ऐसे चलता रहता है। तो आपने नोटिस करा कि 0 से पाई तक एक बार वैल्यू ले सकते हैं, फिर
पाई से 2 पाई नहीं ले सकते क्योंकि वहां पर नेगेटिव एक्स की वैल्यू अगर हम लेते हैं कोई भी पाई से लेकर 2 पाई तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स की, और साइन एक्स के लिए नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ये तो बहुत सारे इंटरवल बन जाएंगे ऐसे। कौन कौन से इंटरवल आएंगे कोई बताएगा? कौन कौन से इंटरवल आएंगे जहां पर साइन एक्स क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा? तो एक तो आया 0 से पाई, फिर क्या आएगा? फिर आएगा 2 पाई से लेकर 4 पाई, ऐसा ही आएगा ना? नहीं सॉरी, 2 पाई से लेकर 3 पाई आएगा, सॉरी, है ना? फिर क्या होगा? फिर 4 पाई से लेकर 5 पाई, ऐसे चलेगा ना? Yes, ऐसे ही चलेगा ना? अच्छा नोटिस करो, इसको मैं अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा इसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई 2n पाई से 2n+1 पाई, ऐसे ही हो रहा है ना? यहां पर 0 पाई है तो 1 पाई एक्स्ट्रा हो गया, फिर यहां पर 2 पाई है, 2 का मल्टीपल है तो वहां पर 3 हो गया, फिर यहां पर 2 का मल्टीपल 4 है तो वहां पर 5 हो गया। यही चल रहा है ना? ऐसे ही चल रहा है ना? ठीक yes, है। sir. तो ऐसे सारे के सारे जो इंटरवल्स होंगे उनका क्या होगा? यूनियन होगा। क्या होगा? समेशन कर दो या यूनियन कर दो। समेशन जिसमें n कहां से कहां तक चलेगा? n 1 से लेकर कोई भी इंटीजर, मतलब n की वैल्यू कोई भी इंटीजर, ऐसे बोल दो। समेशन की जगह यूनियन लगा दो, भाई यूनियन लगा दो। यूनियन में ऐसे लिख दिया कि n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है भाई, n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो तो ये वाले इंटरवल ऑलवेज 2 आएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? ये हमारा डोमेन आ गया किसका? ये हमारा डोमेन आया किसका? गॉफ का। क्लियर है? आया सभी को समझ में? तो Yes, थोड़ा सा sir. ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ऐसे समझना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर अब जो आंसर आया, ये हमारा आंसर वो उस अंदर वाले फंक्शन का डोमेन नहीं आया, इस बार उसका सबसेट आया, मतलब सारी वैल्यूज नहीं आई, क्योंकि अंदर वाले के हिसाब से देखते साइन एक्स के हिसाब से तो एक्स की वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर ले लो, साइन एक्स तो हर जगह डिफाइन होता है, तो उसके हिसाब से तो आर होता डोमेन, पर आर नहीं आया, उसका कुछ सबसेट आ गया। सबसेट मतलब सिर्फ यही वाले इंटरवल आए हैं जो मैंने लिखे, बीच वाला जो 0 से लेकर -पाई, पाई से लेकर 2 पाई, ये वाले नहीं आए। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। रेंज बताओ। रेंज मैंने कहा था बाहर वाले के हिसाब से। रेंज मतलब अब मुझे बताओ पहले साइन एक्स कहां से कहां तक आता है वैल्यू? साइन एक्स के लिए कहां से कहां तक होती है? -1 से लेकर 1 तक, है ना? 1 तक. तो साइन एक्स अगर -1 से 1 है तो फिर log e बेस साइन एक्स कहां से कहां तक होगा? भाई इतने डोमेन रेंज के हमने क्वेश्चन करे, इतनी बात अब तुम्हें समझ में आ रही होगी कि रेंज कैसे निकालते हैं डोमेन, कि भाई रेंज निकालने के लिए पहले साइन एक्स देखा कहां से कहां तक होगा, वो होगा -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, अच्छा -1 से 1 होगा या कुछ और होगा? सोचो आराम से, गलत नहीं लिख दिया मैंने? क्योंकि अगर आपने डोमेन के लिए साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ली है तो फिर ये जो मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स -1 से 1, ये तो रॉन्ग लिख रहा हूँ ना मैं, ये तो हर वैल्यूज के लिए। तो 0. यहाँ से हाँ, कहां से कहां तक होगी? वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहां से कहां तक? 0 ओपन पे रखेंगे। 0 कैसा रखेंगे? ओपन। क्यों Open. रखेंगे ओपन? क्योंकि भाई आप कह रहे हो log e बेस x जो होता है वो डिफाइन ही तब होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, तो sin x 0 भी नहीं होना चाहिए, तो sin x 0 से लेकर 1 तक है आपका। ठीक है, अच्छा फिर sin x अगर 0 से 1 है तो फिर log e बेस x कहां से कहां तक होगा? log e बेस सॉरी sin x कहां से कहां तक होगा? तो log x का अगर ग्राफ बना लो। अब देखो जो मैंने इतने सारे वो ग्राफ कराए थे वो इसलिए कराए थे ताकि अब आप यहां से ये चीज समझ पाओ जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था। तो अगर आपको याद हो कि ग्राफ कैसे बनता था इसका, याद है किसी को? कैसे बना इसका ग्राफ? भाई अगर ई जो होता है, ई आपको पता है 1 से बड़ा ही होता है, तो इसका ग्राफ वही वाला इंक्रीजिंग वाला ही आएगा, मतलब 10 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा ना। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ये ग्राफ बना दिया। अब आप कह रहे हो कि जो अंदर वाली वैल्यू है साइन एक्स, वो कहां से कहां तक आप कह रहे हो? साइन एक्स की वैल्यू आप कह रहे हो 0 से बड़ी और 1 से बड़ी और सॉरी छोटी और इक्वल, तो इक्वल ले लेते हैं। मतलब ये जो एक्स, मतलब यहाँ पर ये साइन एक्स की वैल्यू मान लिया, जो एक्स एक्सिस है वो बेसिकली साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन एक्स की वैल्यू यहीं पर है। तो आप मुझे सोच के बताओ, अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू 1 लेता हूं और 0 के बीच में, तो log e बेस x कहां से कहां तक आएगा? आपने देखा भाई 1 अगर आता है, साइन एक्स की वैल्यू 1 आती है जहां पर भी होती है, तो आपको पता है वहां पर y की वैल्यू कितनी हो रही है? 0, है ना? जब साइन एक्स कितना है? 1 है। ये बात समझ में आई? अच्छा फिर और ये हो गया 0 जहां पर साइन एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। तो वहां पर नीचे जा रहा है ना ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब y की वैल्यू क्या होगी? -∞ तक जाएगी। बात समझ में आई? तो Yes, हमारा sir. जो आंसर है वो सिर्फ कहां से कहां तक रहेगा? बताओ कहां से कहां तक रहेगा आंसर? रेंज जो होगा वो कहां से कहां तक रहेगा? रेंज और log e बेस sin x कहां से कहां तक रहेगा? बिलोंग्स टू क्या लिख दूं? -∞ से लेकर कहां तक? 0 तक। अब मुझे बता दो 0 को 0. इंक्लूड करूं या नहीं करूं? 0 को इंक्लूड करें या नहीं करें?
यस सर। 0 करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई जहां पर sin x की वैल्यू 1 होगी वहां पर आंसर एग्जैक्टली 0 आएगा भी तो सही। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि sin x की वैल्यू 1 तो आप ले सकते हो ना, तो अगर मैं sin x की वैल्यू 1 लूंगा तो log e बेस 1 कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा, तो वो वैल्यू आएगी, तो इसलिए इंक्लूड कर लिया यहाँ पर। और माइनस इन्फिनिटी को हमेशा क्या रखते हैं? इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूडेड रखते हैं। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया सभी को बेटा डोमेन रेंज कैसे निकाला मैंने? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? किसी को नहीं आ रहा तो पूछते चलो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिया मैंने, करके बताओ। एफ एक्स दे दिया मैंने इस बारी, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स दे दिया आपको, जी एक्स दे दिया रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है फॉग एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। बताओ क्या आएगा? जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, करके बताओ क्या आ रहा है आंसर? ये फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया, जी ऑफ एफ निकाल लो पहले इसका आंसर कितना आता है, कोई बताएगा क्या आ रहा है? फिर इसकी वैल्यू मैंने क्या दी? 1 पे बताओ। तो जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, जहां पर क्या लिखा हुआ है? gx एक्स लिखा हुआ है, तो रूट में क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स की, और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट? यस सर। एक्स के 4 इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब इस बार एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे आप, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का 4 हो जाएगा। और फिर मैंने कहा कि जी ऑफ एफ 1 पे निकालो, तो आपको बस क्या करना है, इस वाले में एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1 पुट करनी है। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? आया समझ में? ठीक यस है, सर। यस नेक्स्ट सर। मैंने बोला, हाँ नेक्स्ट बोला, अ, ठीक है, ये तो आ गया तुम्हें। अब आता है थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन पे आते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो मैंने बोला, चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ इसका, मल्टीपल चॉइस, बताना इसमें आंसर क्या होगा। एफ एक्स दे दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स, और आपको निकालना है, आपको ये भी दिया हुआ है कि जी ऑफ एफ एक्स भी दे रखा है इस बार। कितना दिया हुआ जी ऑफ एफ एक्स? लेट से मॉड साइन एक्स दे रखा है, और आपको निकालना है देन जी एक्स निकालना है क्या होगा। इस बार मैंने जी एक्स नहीं बताया, गॉफ दे दिया या जी ऑफ एफ एक्स दे दिया और एफ एक्स दे दिया, और जी एक्स के लिए बतानी है। पहला ऑप्शन है रूट ओवर एक्स माइनस 1 होगा, सेकेंड ऑप्शन है रूट एक्स होगा, सी ऑप्शन है रूट ओवर एक्स प्लस 1 होगा, या डी ऑप्शन रूट माइनस एक्स। इनमें से बताना आंसर क्या होगा। पोल कंडक्ट करा देता हूँ। चलो लॉन्च कर दिया बेटा मैंने पोल। ए बी सी डी में से ऑप्शन जो भी आपको लगता है बताओ सॉल्व करके। एफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एफ एक्स दे रखा है, और जी एक्स आपको बताना है क्या होगा। और ये मैंने मॉड में लिखा है साइन एक्स, मॉडुलस फंक्शन ऑफ साइन एक्स। ए बी सी डी चार ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है कौन सा करेक्ट है। जो आप आंसर दे रहे हो उसको आप चेक भी कर सकते हो गॉफ निकाल कर कि जी ऑफ एफ एक्स जो है वो मॉड साइन एक्स ही आता है जो आप ऑप्शन चूज कर रहे हो। सिर्फ 3 ही बच्चों ने आंसर दिया अभी, बाकी भी जल्दी से करो भाई। बताओ बताओ जल्दी से, अभी भी काफी बच्चों का रहता है, जल्दी से करो। ओके,
पोल एंड करते हैं। मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं बी ऑप्शन भी, और उनका बिल्कुल ठीक है बी ऑप्शन। कैसे? सबसे पहले जी ऑफ एफ एक्स जब आप निकालोगे बेटा ऐसे लिखोगे, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, और ये इक्वल टू क्या गिवन है? मॉड साइन एक्स गिवन है। तो यहां से साफ समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर इनपुट डालने पर अगर मॉड ऑफ साइन एक्स आ रहा है तो इसका मतलब जो आपका कौन सा फंक्शन जी एक्स होगा वो कैसा होगा? रूट एक्स होगा। कैसा होगा? रूट एक्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं जी ऑफ एफ एक्स निकाल रहा हूं तो आपका आंसर आया जी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और अगर आप जी एक्स में एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर रख दोगे तो क्या आ जाएगा? रूट साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और रूट साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है? साइन एक्स मॉड वाला होता है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर कि रूट साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स होता है, तो मैं कहूंगा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? अब साइन एक्स तो भाई नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है एक्स की किसी वैल्यू के लिए। तो अगर आपने मॉड नहीं लगाया तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि अगर रूट साइन स्क्वायर एक्स आया आंसर, तो इसका एक बच्चे ने आंसर लिखा साइन एक्स और एक बच्चे ने आंसर लिखा मॉड साइन एक्स, तो उन दोनों में से ये रॉन्ग हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार अगर x की वैल्यू, अगर मैं ऐसी वैल्यू ले लेता हूं जहां पर sin x की वैल्यू नेगेटिव होती है, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट वाले में वैल्यू ले लेता हूं x की, क्योंकि x तो डोमेन एवरी रियल नंबर होता है, तो x की वैल्यू कोई भी वैल्यू ले सकता हूं मैं, तो उससे मेरा जो आंसर आएगा sin x का वो नेगेटिव आ जाएगा। पर मुझे बताओ रूट का आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है? अगर रूट में कुछ लिखा हुआ है तो रूट स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग क्या नेगेटिव आ सकता है? नो सर। तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ये राइट हो गया। जिस बच्चे ने मॉड लगा दिया तो उसका मतलब अब तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो इसलिए ऐसे जब भी कभी लिखो ये याद रखो, कभी भी ऐसा लिखो एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये इक्वल टू होगा मॉड एक्स। ठीक है, सिर्फ एक्स नहीं होगा। बात समझ में आई? यस सर। तो ये बात बेटा याद रखनी है सभी को। ठीक है, तो इसलिए आपको याद होगा एक क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं कहता हूं इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो कोई बताएगा एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यूज क्या होंगी? अगर मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स क्या होगा? 4। हाँ, चलो मैं एक बार इसके लिए भी पोल कंडक्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, पोल कंडक्ट करा देते हैं, ऑप्शन दे देता हूँ, देखते हैं क्या करते हो आप। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 4 और -4, तीसरा ऑप्शन है -4 और डी है नन। देखते हैं कितने चांसेस सही देते हैं। यहाँ पे ऐसे कर लो, ओनली 4, ओनली -4, बी ऑप्शन है 4 और -4 और डी है नन। अब बताना अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स की वैल्यूज क्या होगी? लास्ट 10 सेकेंड्स। इसमें तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या मतलब इसका। जल्दी सभी का आंसर आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे। रॉन्ग हो गया, कम से कम आंसर तो दो। सर थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड बेटा ओनली -4, ओनली 4, 4 और -4। अगर एक्स स्क्वायर 16 है, कर दो एंड पोल। दे दिया सबने? अभी भी कुछ बच्चे रह गए कंफ्यूजन में। चलो मैंने एंड कर दिया पोल। तो मेजोरिटी जो बच्चे कहते हैं, देखो मुझे पता था पहले से, वो कह रहे हैं ओनली 4। अरे यार मतलब 9th-10th में आप इतना पढ़ के आए हो तो आपको यार याद होगा, एक्स स्क्वायर अगर 16 है तो बेटा -4 का स्क्वायर करके भी 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर भी 16 आ जाएगा। तो आप बता ही नहीं सकते कि भाई एग्जैक्ट क्या होगा, तो इसलिए आप दोनों ऑप्शन दोगे ना, 4 और -4। भाई बी ऑप्शन राइट होगा। तो जिन्होंने बी दिया उनका सही है, सी डी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है। क्लियर है? बताओ सभी को आया समझ में? यस सर। अब मैं दोबारा कंफ्यूज कर रहा हूं, खुद बोल रहा हूं मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, ध्यान से देना आंसर। इफ रूट एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने बोला रूट एक्स या रूट, चलो ऐसे ले लेता हूं, इफ ना देकर ऐसे बोल दिया, रूट 16 इज इक्वल टू, बताना क्या होगा? पहला ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है -4, सी ऑप्शन है 4 और -4, 4 ओनली, -4 ओनली, 4 और -4 और डी है फिर दोबारा नन। चलो पोल कंडक्ट करा रहा हूं दोबारा, और मैंने पहले ही बोल दिया मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, तो आराम से सोच के आंसर देना। अब रूट 16 की पहले पूछ रहा हूं, रूट 16 क्या होगा? 4 होगा ओनली,
-4 होगा, 4 और -4 या फिर नन। ठीक है, ओके कर दो एंड। इसमें भी इतना टाइम लगाओगे क्या यार? यस सर। डन। चलो, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में हैं तो उनको कंफ्यूज ही रहने देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं फिर। ओके, ज़्यादातर मेजोरिटी बच्चे इस बार कह रहे हैं 4, तो यानी इस बार मतलब ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी। बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है इस बारी। तो अब बच्चे कुछ सोच रहे होंगे सर ये क्या हो गया, ये तो 4 और -4 भी हो सकता था। 2 बच्चों ने आंसर दिया है, किसी एक बच्चे ने -4 भी दिया भाई। अच्छा ओके, चलो डी तो किसी ने नहीं दिया। यार मुझे एक चीज बताओ, एक स्टेप देखो पहले समझो। x² जब 16 बोलते हैं, जब x² 16 बोलते हैं तो x की वैल्यू 4 -4 ऐसी नहीं आती। जब स्क्वायर हटाते हैं, रूट मतलब रूट लेते हैं, तो एक पॉजिटिव वाला आंसर होता है और एक ऐसे बोलते हैं नेगेटिव वाला। क्योंकि आपको पता होगा जब भी इवन पावर होती है, हटाने पर क्या होता है, जब उधर दूसरी तरफ लेके जाते हैं पावर को रेसिप्रोकेट करके, तो प्लस माइनस के साथ आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 4 आ जाता है, और इसका आंसर क्या आ जाता है, -4 आ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि x² अगर 16 है तो x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। लेकिन मैंने क्वेश्चन तो इस बार यहां से पूछा है, मैंने कहा √16 बताओ सिर्फ कितना होगा। मैंने तो बोला ही नहीं कि x² 16 है, मैंने तो सिर्फ कहा कि √16 की वैल्यू बताओ। तो वो तो सिर्फ a की वैल्यू होगी बेटा, +4 ही होगी। और अगर मैं बोल दूं -√16 बताओ तो -4 ही होगी। क्लियर है बात? Sir. ठीक Yes, है, sir. यस सर। तो 11 बच्चों ने सही दिया था, बाकी 2-3 बच्चों ने रॉन्ग दिया था। ठीक है, तो बेटा ये चीजें बेसिक है, क्लियर रखो अपनी कि क्या पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में समझ में आया कि जब हमने रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया साइन स्क्वायर का, तो सिर्फ साइन x क्यों नहीं लिख रहे, ऐसे क्यों लिखा? ये बात समझ में आ गई ना? क्योंकि रूट का आंसर भाई पॉजिटिव ही आएगा। बाहर अगर पॉजिटिव है तो रूट का आंसर पॉजिटिव ही देना है। तो पॉजिटिव में अब अगर मान लो ऐसा लिखा होता, अब कोई बच्चा कहेगा सर अगर ऐसा लिखा होता है 4 स्क्वायर का रूट, तो आप सिर्फ 4 लिख देते हो, है ना? 4 लिख दोगे आप ये थोड़ा लिखोगे mod 4 भी 4 ही होगा। वो इसलिए इसमें ऐसा लिखना ठीक है। क्यों? रीजन, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, वो तो हमें पता ही है, इसलिए ये ठीक है। लेकिन अगर sin x लिख दिया तो sin x तो मुझे पता है भाई नेगेटिव वैल्यू भी दे देता है, x की किसी वैल्यूज के लिए नेगेटिव भी दे देता है। तो फिर sin x तो नेगेटिव आ जाएगा, जहां पर नेगेटिव होगा तो फिर वो लिखना गलत है। मतलब फिर मॉड लगा के लिखना चाहिए, ताकि ये इंश्योर कर दिया हमने कि मॉड लगाकर कि भाई sin x की वैल्यू अब चाहे कुछ भी हो, वो मॉड लिखने पर पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो ये छोटी छोटी बातें बेटा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो लाइक ये छोटी छोटी बातें जो मिस कर देते हैं, उसकी वजह से जो आंसर दोगे ना, मतलब मान लो ए आंसर करेक्ट है, तो अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हो या कुछ लाइक कॉन्सेप्चुअली अगर आपका क्लियर नहीं है, तो आपको बी ऑप्शन भी लगेगा, कुछ बच्चों को सी ऑप्शन भी लगेगा और कुछ ऑप्शन डी भी लगेगा। तो वो ऑप्शन जो दूसरे वाले देंगे ना, वो ऐसे ही देते हैं कि मिसकंसेप्शन, जिस बच्चे के क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, वो ये वाली गड़बड़ कर कर आंसर दूसरे वाले निकालेगा, और वो आंसर तुम्हें दिख भी रहे होंगे। तो क्या होता है, जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता है नॉर्मली जब आप करते हो, तो उसमें तो लाइक जो सॉल्व करते हो आप, अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आप छोड़ देते हो। लेकिन अगर आपके मिसकंसेप्शन है तो आपको जो रॉन्ग करके आंसर दिख रहा होगा उस पर आप टिक भी कर दोगे, आपको लगेगा मेरा तो ठीक ही होगा क्योंकि ऑप्शन दिख भी रहा है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, अब आती है कुछ प्रॉपर्टीज भी, याद रखो। अभी हमने पढ़ा था 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। याद है सभी को 1 1 फंक्शन क्या था? जिसमें एक x की वैल्यू के लिए एक ही क्या हो, आउटपुट दिया हो। मतलब जो आउटपुट हो एक से ही लिंक्ड हो x की वैल्यू से, 2x के लिए सेम आउटपुट ना हो, उसको 1 1 फंक्शन बोलते थे। और उसके लिए मैंने वो क्या बनाया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताया था कि अगर ग्राफ बनाकर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, तो अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो 1 1 है, अदरवाइज वो मैनी 1 हो जाता है। और मैनी 1 फंक्शन होता है, 1 मैनी तो फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि एक x के लिए 2y या दूसरा y नहीं हो सकते। ठीक है, मैनी 1 का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट x के लिए y सेम हो, तो वो पॉसिबल है। जैसे x² x की वैल्यू 1 से भी 1 आता है, -1 से भी 1 आता है। और ऑन टू फंक्शन क्या होता था, जिसमें रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और ऑन टू नहीं होता तो फिर इनटू बोलते हैं। और जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, उसे बोलते थे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, 1 1 के लिए हम यूज करते थे एक और टर्म, क्या, इंजेक्टिव। याद है,
इंजेक्टिव भी बोलते थे। ऑन टू के लिए भी एक टर्म और यूज करते थे, क्या बोलते थे? सर्जेक्टिव, यार सर्जेक्टिव। Yes, sir. जो 1 1 नहीं होता उसे हम बोलते हैं मैनी वन, और जो ऑन टू नहीं होता उसको बोलते हैं इन टू। और इफ एक फंक्शन है एफ एक्स इज बोथ, अगर मैं कह देता हूँ 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, देन एफ एक्स इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन? बाइजेक्टिव, या बाइजेक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। मैपिंग को बाइजेक्शन बोल देते हैं और उस फंक्शन को बाइजेक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। फंक्शन एक तरह की मैपिंग ही होती है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें ए सेट से जो एलिमेंट्स होते हैं उन हर एलिमेंट्स को हम बी सेट के साथ क्या करते हैं? लिंक करते हैं। सारे बी सेट के एलिमेंट्स लिंक हो जाते हैं तो ऑन टू बोल देते हैं, सारे लिंक नहीं होते तो इन टू बोल देते हैं। और एक एक्स के लिए एक ही वाई है, फिक्स्ड है, तो फिर 1 1 है, और 2 या 2 से ज्यादा एक्स के लिए सेम वाई है तो फिर मैनी वन हो जाता है। तो अब जो मैंने कॉम्पोजिट फंक्शन बताया उसी से रिलेटेड पहला है इफ एफ जो है वो लेट से ए टू बी फंक्शन डिफाइंड है, और जो जी फंक्शन है वो बी टू सी डिफाइंड है लेट से, और ये दोनों ही क्या है? दोनों ही फंक्शन एफ एंड जी आर लेट से 1 1 है। कैसे फंक्शन है? 1 1। देन जब आप गॉफ निकालोगे, गॉफ कैसे डिफाइन होगा? ए टू सी डिफाइन होगा, इज ऑल्सो, ये भी कैसा होगा? 1 1 ही होगा, ठीक है। अगर एफ एक्स आपका 1 1 है और जी एक्स भी 1 1 है तो जो गॉफ होगा वो भी 1 1 होगा। क्लियर है भाई? ये याद रखो। नेक्स्ट, अगर एफ ए टू बी एंड जी जो है वो बी टू सी है, आर ऑन टू फंक्शन। कैसे फंक्शन है? ऑन टू, दोनों के दोनों ऑन टू है, देन जो गॉफ होगा, देन गॉफ यानी कि ए टू सी जो डिफाइंड होगा इज ऑल्सो, ये भी क्या होगा? ऑन टू होगा। ये प्रूव भी कर सकते हैं, जो मैंने बातें बताई हैं उन्हीं को यूज करके आप देख सकते हो कि 1 1 ऑन टू की डेफिनेशन अप्लाई करके। नेक्स्ट आता है, अगर एफ ए टू बी एंड जी जो है बी टू सी आर, अच्छा चलो एक और ले लेता हूं इसमें, एंड गॉफ, इस बार तीनों बोल दिए, गॉफ एफ एक्स इज 1 1। अगर मैंने बोल दिया कि एफ एक्स ए टू बी, जी एक्स बी टू सी एंड गॉफ इज 1 1, देन, अच्छा इसमें मैंने ये नहीं बोला, तीनों के लिए नहीं बोला, सिर्फ इसके लिए बोला है, इसके लिए बोल दिया, सिर्फ ये वाली बात की मैंने, कंडीशन जो है वो सिर्फ ये की मैंने। अगर मैं सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूं कि एफ एक्स और जी एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला मैंने कहा कि सिर्फ गॉफ जो है वो 1 1 है। जो फंक्शन डिफाइन है एफ ए टू बी और जो जी फंक्शन डिफाइन है वो बी टू सी है, लेकिन जो बात कर रहे हैं इफ कंडीशन जो लगा रहे हैं वो सिर्फ इस पे लगा रहे हैं। इफ गॉफ इज 1 1, देन अगर आपका गॉफ 1 1 है जिसमें एफ एक्स ए टू बी डिफाइन है और जी एक्स जो है वो बी टू सी डिफाइन है, देन हम क्या बोलेंगे? देन एफ एक्स जो होगा इज 1 1, बट जी एक्स जो होगा, मतलब जो बाहर वाला फंक्शन है जी एक्स में और मे नॉट बी 1 1। भाई अंदर वाला पक्का 1 1 होना चाहिए। अगर गॉफ आपने बोल दिया 1 1 है तो गॉफ अगर 1 1 है तो अंदर वाला फंक्शन जो एफ एक्स होगा वो तो कंफर्म है 1 1 होगा, बट जो बाहर वाला फंक्शन है जी एक्स वो 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर है? मतलब यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 गॉफ है। अगर कोई कॉम्पोजिट फंक्शन 1 1 है, मतलब इस बात से मैं अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या आइडिया लेना है कि अगर कोई कहता है कि गॉफ या कॉम्पोजिट फंक्शन किसी का 1 1 है तो जो अंदर वाला फंक्शन होगा वो पक्का 1 1 होना चाहिए, बाहर वाला हो या ना उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. इसी तरह से एक फंक्शन है एफ ए टू बी और जो आपका जी फंक्शन है फिर दोबारा बी टू सी डिफाइंड है, एंड आपको इस बार क्या बोल दिया कि गॉफ जो है गॉफ एक्स इज, इस बार ले लेते हैं ऑन टू ले लेते हैं, 1 1 लिया था, इस बार ऑन टू। अगर ऑन टू है देन जो इस बार जी एक्स होगा बाहर वाला फंक्शन होगा इज ऑन टू, एंड एफ एक्स में और मे नॉट बी ऑन टू। ठीक है, तो इस बार ऑन टू वाली कंडीशन लगा दी। ऑन टू में क्या होगा? जो बाहर वाला फंक्शन होगा वो तो पक्का ऑन टू होगा क्योंकि वो हर एलिमेंट के साथ लिंक होना चाहिए, लेकिन जो अंदर वाला फंक्शन है वो ऑन टू हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अगर गॉफ कॉम्पोजिट फंक्शन 1 1 है तो अंदर वाला 1 1 होना चाहिए, बाहर वाला हो या ना हो।
और अगर ऑन टू है गॉफ हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन, तो बाहर वाला ऑन टू पक्का होगा, अंदर वाला हुआ ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ठीक है, क्लियर? बातें समझ आई बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, अब आता है बाइजेक्शन। में बता चुका हूं कि अगर कोई फंक्शन वन वन भी ऑन टू भी उसको हम बोलते हैं बाइजेक्शन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक फंक्शन डिफाइंड है 2 3 4 5 से 3 4 5 9 तक, और जी जो फंक्शन है वो डिफाइंड है 3 4 5 9, और एक फंक्शन डिफाइंड है जो कोड में उसका जी का वो है 7 11 लेट्स से 15। और मैंने कहा कि f2 इज इक्वल टू 3 है, f3 इक्वल टू 4 है, और f4 जो है वो f5 के इक्वल है, कितना 5। ऐसे बोल दिया कि f2 3 है, f3 4 है, f4 और f5 दोनों इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है, और फिर g भी दे दिया, g3 जो है वो दे दिया लेट्स से g4 के इक्वल है, कितना 7, और g5 और g9 दोनों सेम कर दिए, वो दे दिया 11। और आपको कहा है कि डिफाइन करो, फाइंड करो क्या गॉफ। गॉफ क्या होगा? तो गॉफ निकालने के लिए आपको पता है कि क्या निकालना है, बेसिकली जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। और एक्स की वैल्यू कहां से ली जाएगी बताओ? कहां से ली जाएंगी, कौन से सेट से ली जाएंगी, कोई बताएगा? ये मान लो ए सेट है, ये बी सेट है, ये बी सेट और ये सी सेट, कोई बताएगा? जो एक्स की वैल्यूज ली जाएंगी वो कहां से ली जाएंगी, कौन से सेट से लेंगे? सर ए से लेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो क्या क्या लेंगे हम एक्स की वैल्यूज? एक्स की वैल्यू 2 भी पुट करेंगे, 3 भी पुट करेंगे, 4 भी और 5 भी, है ना? करें, चलो करते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स निकालने का मतलब है सारी वैल्यूज निकालनी है। जी ऑफ एफ 2 भी निकालना है, जी ऑफ एफ 3 भी निकालना है, जी ऑफ एफ 4 भी निकालना है, और जी ऑफ एफ 5 भी निकालना है। चलो बताओ, पहला जी ऑफ एफ 2 निकालना है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया जी ऑफ एफ 2 निकालना है। तो मुझे बता दो पहले एफ 2 की वैल्यू कितनी थी? एफ 2 की वैल्यू कितनी है भाई? 3। तो जी 3 कितना होगा? जी 3 कितना है? जी 3 7 के इक्वल है, तो आंसर क्या आया? 7 आया। क्या आया? 7, फाइनल आंसर। क्लियर है? इसी तरह से अब ये बता दो जी ऑफ एफ 3 क्या होगा? जी ऑफ एफ 3 क्या होगा? जी ऑफ एफ 3, तो पहले एफ 3 की वैल्यू बता दो कितनी है? एफ 3 हमारा कितना है भाई? 4 है। और जी 4 कितना है? जी 4 की वैल्यू अभी भी कितनी है? 7 ही है। ठीक है, इसी तरह से जी ऑफ एफ 4 बता दो कितना आएगा, कोई बताएगा? एफ 4 की वैल्यू कितनी है? एफ 4 है हमारा 5, ये एफ 4 की वैल्यू 5 है। और फिर जी 5 कितना हो जाएगा? 11, तो आंसर क्या आएगा? फाइनल 11 आएगा। इसी तरह से जी ऑफ एफ 5 क्या होगा? एफ 5 हमारा है 11, और जी एक मिनट सॉरी, एफ 5 की वैल्यू 5 है, और जी 5 पर कितना है? 11 है। क्लियर है? आया सभी को समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से एक एक इंडिविजुअल वैल्यूज लेकर निकालनी है। समझ में आ गया? तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्लियर है बेटा सभी को, कैसे निकालते हैं? Yes, ठीक है, sir. यस अब सर। आता है कॉन्सेप्ट एक फंक्शन जिसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शंस मैंने लास्ट टाइम भी कुछ बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था कि इनवर्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपका इनपुट आउटपुट बन जाता है, आउटपुट इनपुट बन जाता है। मतलब अगर एक फंक्शन डिफाइन है एफ ए टू बी, तो जो इसका इनवर्स होगा एफ इनवर्स, वो ऐसा हो जाएगा। एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? बी टू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी टू ए। पर उसके लिए कंडीशन है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई भी फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी तो उसका एफ इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। कंडीशन फॉर एफ इनवर्स टू एग्जिस्ट, कंडीशन फॉर एफ इनवर्स टू एग्जिस्ट, भाई अगर एग्जिस्ट करता है वो तो उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है एफ मस्ट बी, क्या होना चाहिए? एफ मस्ट बी बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन होना चाहिए? बाइजेक्टिव। जब मैं बाइजेक्टिव बोल रहा हूँ तो उसका मतलब 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। मतलब जो आपका फंक्शन एफ होगा वो ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो 1 1 भी और ऑन टू भी हो, तभी उसका इनवर्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, मैं दिखाऊं क्यों, मतलब ये कंडीशन भी क्यों है, उसका रीजन क्या है। ये आपने एक एफ फंक्शन लिया, मैपिंग ली, एफ की मैपिंग ली ए टू बी, मान लो ऐसा ले लिया 1 2 3 4 5, चलो ऐसा ले लिया बस। और मैं कह रहा हूँ कि एक एफ फंक्शन ले लिया जो 1 1 नहीं है। साफ दिख गया तुम्हें कि जो मैंने एफ फंक्शन लिया वो 1 1 नहीं लिया मैंने, है ना? दिख गया तुम्हें? ठीक है, Yes, sir.
अब सोच के देखो, अगर आप इसका एफ इनवर्स बनाओगे, आप कह रहे हो इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो एफ इनवर्स कैसे लिखा जाएगा? बी टू ए होगा, राइट? अब बी टू ए में देखना क्या हो जाएगा, गड़बड़ क्या होगी देखो। आप कह रहे हो 4 से 1 गया, फिर आप कह रहे हो 4 से 2 भी गया, अच्छा, और 5 से गया 3 पर, है ना? पर अब मेरे को देखकर बताओ, नाउ सिंस एफ इनवर्स क्या फंक्शन है? ये इज नॉट अ फंक्शन, ये तो फंक्शन ही नहीं है भाई। देयरफॉर एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, भाई एग्जिस्ट भी नहीं करेगा फिर। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा ऐसा तो कभी फंक्शन होता ही नहीं है कि एक एक्स से दो वाई आ जाए, है ना? बात समझ में आई? Yes, sir. तो पहली बात ये जो मैंने बोली कि 1 1 होना क्यों जरूरी, अब समझ में आ गया होगा। मतलब ये तो मैंने कंडीशन लिख तो दी, एक तो होता है कि मैंने कंडीशन लिख दी, अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये वाली कंडीशन ऐसी क्यों लगाएगी एफ के ऊपर कि वो बाइजेक्टिव ही होना चाहिए तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो 1 1 वाली कंडीशन समझ में आ गई कि 1 1 होना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर 1 1 होगा तभी फंक्शन का इनवर्स जो होगा वो प्रॉपर्ली डिफाइंड होगा, नहीं तो क्या होगा, अगर 1 1 नहीं है, जैसे मैंने मैनी 1 ले लिया, ये मैंने कैसा फंक्शन लिया? मैनी 1। तो इस मैनी 1 का जब मैंने क्या करा, इनवर्स करा, तो वो तो फंक्शन ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें 4 से 2 इमेज आ रही हैं, तो पॉसिबल ही नहीं। तो इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा अब लेता हूं, एक ऐसा फंक्शन लेता हूं जो ऑन टू नहीं है, उसका दिखाता हूं, उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैंने लिया एक फंक्शन एफ ले लिया ए टू बी जो ऑन टू नहीं है, मतलब इनटू फंक्शन है, नॉट ऑन टू। मैं ऐसा फंक्शन ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7। मैंने क्या करा, 1 को 4 से लिंक करा, 2 को इससे, 3 इसको इससे, 7 को छोड़ दिया, तो ये ऑन टू नहीं है। फंक्शन तो ठीक है, पूरा है, डिफाइंड है, क्योंकि फंक्शन के लिए आपको याद होगा डेफिनेशन के लिए अकॉर्डिंग फंक्शन की डेफिनेशन ये थी, एक एक्स से 2 वाई लिंक नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, जो ए सेट है उसकी हर एक एलिमेंट को किसी ना किसी के बी सेट के एलिमेंट के साथ लिंक करना ही है, मतलब हर एक एलिमेंट जो ए के अंदर है उसकी इमेज होनी चाहिए बी में। हाँ, बी के अंदर सारे के सारे लिंक हो या नहीं हो वो कोई जरूरी नहीं है, अगर लिंक हो जाते हैं तो ऑन टू हो जाएगा, नहीं होते तो इन टू हो जाएगा। पर जो बी है वो कोडोमेन है, तो रेंज इक्वल भी हो सकता है कोडोमेन की, और ऐसा भी हो सकता है कि सबसेट। तो यहां पर सबसेट है रेंज, रेंज हमारा यहाँ पर सिर्फ 4 5 6 है, 7 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन डोमेन पक्का ए होगा, मतलब हर 2 1 2 3 वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ आंसर होना चाहिए हमारे पास। तो ये मैंने ऑन टू नहीं लिया। अब देखो क्या होगा अगर मैं एफ इनवर्स लिखता हूँ इसका, तो एफ इनवर्स आप कैसे लिखोगे इसको, फिर उल्टा कर दो, आप कैसे लिखोगे 4 5 6 7 1 2 3 लिंक कर दो वही। अब देखो क्या गड़बड़ हुई, समझ में आई क्या गड़बड़ होगी? अब सोच के बताओ एफ इनवर्स क्या फंक्शन है? एफ इनवर्स इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, सिंस 7 हैज नो इमेज इन ए। समझ में आ रहा है भाई? जो 7 वाला एलिमेंट है वो तो आपने लिंक ही नहीं करा, तो अगर 7 वाले एलिमेंट को आपने लिंक ही नहीं करा तो फिर इसका मतलब ये फंक्शन प्रॉपर्ली डिफाइंड है ही नहीं, क्योंकि हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो पहला सेट होता है वो पूरा डोमेन होता है, मतलब उसमें हर एलिमेंट लिंक होना ही चाहिए, यही मतलब है ना इसका डोमेन का मतलब। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? यस सर। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना जरूरी क्यों है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक फंक्शन लेता हूं, नाउ एफ एक फंक्शन लिया मैंने ए टू बी, अब ऐसा फंक्शन लूंगा जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे ले लिया, ये ऐसे ले लिया, ये ऐसे ले लिया और ये ऐसे ले लिया। तो देख कर बता दो ये 1 1 है क्या? ये 1 1 है? यस सर। है। ऑन टू है? हाँ है भाई, सारे इमेज वाली लिंक हुई पड़े किसी न किसी के साथ। अब इसका आप अगर एफ इनवर्स लिखते हो तो देखो वो प्रॉपर्ली डिफाइंड होगा, 5 6 7 8 1 2 3 4। 5 किसके साथ लिंक था? 1 के साथ। 6 किसके साथ मैपिंग है? 6 था 3 के साथ, और 7 था 2 के साथ, और 8 था 4 के साथ। तो ये मैपिंग प्रॉपर है। अच्छा, लेकिन ये जो मैपिंग है ये भी तो 1 1 है, दिख रही है, और ये ऑन टू भी यस है। सर। तो इसका मतलब एक और फॉर्मूला भी समझ में आ गया कि ये तो पता लग गया कि फंक्शन का इनवर्स तभी निकलेगा जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। दूसरी बात ये समझ में आई कि फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो पक्का कैसा होगा? वो बाइजेक्टिव ही होगा, क्योंकि इनवर्स निकलेगा ही तभी जब एफ बाइजेक्टिव होगा, और एफ इनवर्स निकालने पर भी क्या आता है आपका? बाइजेक्टिव ही होगा। तो इफ एफ, अगर मैं बोल दूं एफ इनवर्स या एफ इनवर्स एग्जिस्ट, अगर मैं कह दूं एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन एफ इनवर्स एन एफ बोथ आर
बाइजेक्टिव, क्लियर है भाई? तो अगर f बाइजेक्टिव होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो f इनवर्स आएगा, आंसर आएगा f इनवर्स निकालने पर, वो भी कैसा होगा? बाइजेक्टिव ही होगा। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. चलो अब निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो पहले तो जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा, पहले तो आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि वो 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तुम्हें याद होगा मैंने 1 1 के लिए लाइक चेक करने के लिए कंडीशन बताई थी कि कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं है ना। तो मान लो एक f फंक्शन गिवन है, कहां से कहां, f से n टू r, नेचुरल नंबर से रियल नंबर, और f(x) गिवन है क्या, x², ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन है, और या चलो मैंने, हाँ ये ठीक है, n ही लिखा मैंने, हाँ। अब मैंने क्या करा, इसको चेक करा क्या और मैंने बोला इज f इन्वर्टेबल, मैंने पूछ लिया क्या ये इन्वर्टेबल है, एंड इफ यस देन मैंने बोला फाइंड करो f इनवर्स। f इनवर्स बता भी दो अगर इन्वर्टेबल है तो। इन्वर्टेबल मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो पहले तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, इफ f इज 1 1, भाई ये देखना पड़ेगा कि 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 देखने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा, याद होगा तुम्हें, fx1 को fx2 के इक्वल मान लेता हूँ, और क्या आएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। सॉल्व करके क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2, और माइनस वाला भी आएगा केस, क्योंकि रूट लेने। तो आपने देखा कि इक्वल भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, तो ये तो दो वैल्यूज दे रहा है, x1 की x2 के भी इक्वल आ सकता है, माइनस x2 के लिए भी, जब आपके y1 और y2 इक्वल है, यानी कि x1 और fx2 इक्वल है। तो आउटपुट सेम रखने पर इनपुट की वैल्यूज डिफरेंट भी आ सकती हैं, इक्वल भी आ सकता है और माइनस की भी इक्वल हो सकता है। तो फिर तो ये 1 1 नहीं होना चाहिए, राइट, है ना। तो ये आपका सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तभी 1 1 होगा। लेकिन ये वाला केस आपने जो देखा, जिसकी वजह से आपने बोल रहे हो कि नहीं है, पहले ये चेक कर लो क्या ये पॉसिबल भी है। तो मैंने नोटिस करा जो x1 और x2 लिए जाएंगे वो कहां से लिए जाएंगे भाई, दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग ही तो कर रहे हैं इनपुट। तो मुझे एक चीज बताओ, कभी भी कोई दो नेचुरल नंबर आपस में एक दूसरे के नेगेटिव हो सकते हैं? No, sir. No, sir. सिंस x1 इज नॉट इक्वल टू माइनस x2, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, एज x1 x2 दोनों कहां से आते हैं, नेचुरल नंबर से आते हैं। तो जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो देयरफॉर आप यही कह रहे हो ना कि x1 और x2 इक्वल है, क्योंकि यही वाला केस फिर सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, देयरफॉर f इज 1 1 है भाई, ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। अच्छा मान लो ये n ना लिखकर मैं रियल लिख देता, यहाँ पर r लिख देता, फिर ही 1 1 नहीं होता, क्योंकि फिर तो x1 और माइनस जो x2 है वो इक्वल भी आ सकता था, जैसे 1 जो होता है वो -1 का नेगेटिव होता है, तो ये वाला भी केस बन सकता था। तो फिर मैं मना कर देता, क्योंकि x1 के लिए भी मतलब 1 के लिए भी आउटपुट सेम आता, -1 के लिए भी सेम आता। पर जब आप नेचुरल नंबर लेते हो तो जो आपका ग्राफ भी बनेगा, देखो ग्राफ बनाओ इसका, fx का जो x2 लिखा है, वैसे तो ग्राफ ऐसा होता है, इसका पैराबोला होता है ऐसा, पर जब ये लिखा हुआ है ये तो नॉर्मल होता है, जब f क्या होता है, r टू r होता है। लेकिन अगर f लिखा हुआ है नेचुरल नंबर से रियल नंबर, तो पता है कैसा होगा, सिर्फ जहां से x1 आता है ना वहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, बाकी आएगा ही नहीं पार्ट, ऐसा ग्राफ होता है ना। तो ये वाला पार्ट भूल जाओ, ये वाला पार्ट भूल ही जाओ, ये लेना ही नहीं है, पीछे वाला लेना ही नहीं है। और कौन कौन से लेने हैं, सिर्फ 1 पर वैल्यू लेनी है, 2 वाले पे वैल्यू लेनी है, जहां पे 3 पे आएगा वो वाली वैल्यू लेनी है, बीच वाले पार्ट भी नहीं लेना, सिर्फ जहां जहां पे नेचुरल नंबर है x की वैल्यू, सिर्फ वही वैल्यूज लेनी है। तो फिर तो एक एक वैल्यू ही आएगी हर बार, है ना, ये समझ में आया? यस सर। क्लियर? तो ये मेरा 1 1 है। अब मैं कहूंगा ऑन टू है क्या, चेक करना है f ऑन टू है या नहीं। तो fx क्या दिया हुआ है हमें, fx दिया हुआ है x², इसको आपने y मान लिया, और x की वैल्यू निकाल दो y के टर्म्स में, क्या आएगी, रूट y आएगी प्लस माइनस की। अच्छा रूट माइनस प्लस माइनस y आया, लेकिन सिंस x जो है वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, तो आप माइनस रूट y नहीं लिख सकते, तो x की वजह सिर्फ पॉजिटिव वाला रूट y आएगा, ठीक है। फिर आपने देखा ये जो फंक्शन है, अब ये ऑन टू है क्या, ऑन टू मतलब आप लिखते थे कि भाई जो आपका रेंज है वो कहां से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल है, कोडोमेन और रेंज इक्वल होने का मतलब है नाउ y जो है आपका वो बिलोंग करता है r से, और आपको बस ये देखना है क्या हर y के लिए, हर y की जो रियल वैल्यू होगी उसके लिए क्या x की पॉसिबल वैल्यूज नेचुरल नंबर आएंगी। तो सोच के देखो, क्या हर रियल नंबर जो होगा उसके लिए x की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी या नहीं आएगी, बताओ भाई।
अगर आप y की कोई भी रियल नंबर लेते हो और x इक्वल टू रूट वाई निकालते हो तो क्या x हमेशा नेचुरल नंबर आएगा? नहीं ना भाई। मैंने y की वैल्यू ले ली No, यहाँ पर, sir. क्या पहली बात तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पर क्या ले ली, कोई भी रियल नंबर ली, पहली बात तो नेगेटिव लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यानी कि ऑन टू नहीं है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू नेगेटिव ले लूंगा तो x तो पॉसिबल ही नहीं है, निकलेगा ही नहीं। तो देयरफॉर नाउ फॉर y बिलोंग्स टू r, not all values of y are linked with, या ऐसे बोल दो not all values of, not for, ऐसे लिख दो। therefore x belongs to क्या, natural number, and y belongs to r, therefore f is not onto, मतलब समझा दिया हमने कि भाई y की हर वैल्यू के लिए x जो होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो ये ऑन टू नहीं है। और अगर ऑन टू नहीं है तो देयरफॉर f इज क्या लिखेंगे, नॉट इनवर्टिबल। ठीक है भाई, इनवर्टिबल नहीं है। अच्छा, अगर मान लो ये इन्वर्टिबल होता तो पता क्या होता है, f इनवर्स, जो ये आपने x की वैल्यू निकाली है, ये जो x की वैल्यू निकाली है रूट y, यही आपका इनवर्स होता है। ठीक है, अगर ये ऑन टू भी हो जाता और 1 1 भी हो जाता तो जो आपने x की वैल्यू निकाली है, क्योंकि इनवर्स में क्या होता है, इनपुट आउटपुट बन जाता है, आउटपुट इनपुट, तो x आपका इनपुट था वो आपने आउटपुट की तरह से बना दिया और y को आपने इनपुट बना दिया। तो जो आपका, अगर मान लो ये आ जाता फंक्शन, अगर ये इनवर्स एग्जिस्ट करता तो मैं f इनवर्स x क्या लिख देता, बस ऐसे लिख देता रूट x, मतलब y की जगह बस रूट x लिख देते, y की जगह बस x लिखकर रूट x, ये आपका इनवर्स हो जाता। क्लियर है, अगर ये एग्जिस्ट करता तो। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इनवर्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे, कैसे इनवर्स निकालते हैं, और ये जो मैंने कंडीशन अभी बताई ये बेटा सभी को पढ़नी है कि 1 1 कैसे चेक करते हैं, fx1 और fx2 रखकर x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, अगर उसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी आती है तो 1 1 नहीं है। और ऑन टू कैसे चेक करते हैं, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हैं और फिर ये चेक करते हैं कि y की हर रियल वैल्यू के लिए जो y बिलोंग करता था जिस सेट से, उसके लिए क्या x हमेशा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने देखा सारी y की वैल्यू लिंक ही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि y की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लेता हूं, पॉइंट में लेता हूं, तो x कभी नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं, तो फिर यानी कि लिंक ही नहीं हो पा रही, तो फिर ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, Yes, sir. क्या, चलो ओके बेटा, ये पढ़ना सारे के सारे, फिर नेक्स्ट क्लास में इन्वर्स करके खत्म करेंगे। ठीक है, ओके Okay. चलो, Good थैंक night. यू बेटा, Good night, बाय sir. बाय, Thank you, sir. गुड नाइट बेटा।